Hello everyone, and welcome to the part 2 of the week 1 of Foundation of Cloud IoT HML। ये कंटिन्यूएशन है। ये पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, पहले वो देख लेना, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखना। तो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वाले वीडियो में कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर तक हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम करेंगे करंट स्टेट ऑफ टुडेज क्लाउड। इसमें पहला पॉइंट ये आएगा, हाईली सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर। सो हाईली सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर का ये मतलब होता है जितने भी डेटा सेंटर्स हैं, जैसे कि बड़े बड़े प्रोवाइडर्स हो गए, AWS हो गया, Azure हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, इनके पास जो मैसिव डेटा सेंटर्स होते हैं वहीं पे इनके सारे कंप्यूटिंग, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग होता है। तो इसको वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो भी डेटा सेंटर है वो सेंट्रलाइज्ड है और क्लाउड ऐसे ही काम करता है। और वर्चुअलाइजेशन अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं हाइपरवाइजर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कंप्यूट इज गोइंग बियॉन्ड VMs। इसका मतलब ये है कि पहले जनरेशन ऑफ क्लाउड में सब कुछ वर्चुअल मशीन ही करता था, बट अब जितने भी वर्चुअल मशीन्स हैं उन सबको रिप्लेस कर दिया गया है कंटेनर से, कुबेरनेट से एंड सर्वरलेस से। ऐसे बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं जो कि वर्चुअल मशीन्स को भी रिप्लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज स्टोरेज इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय CDNs। इस पॉइंट में क्या है कि पहले क्या होता था, हम सिर्फ एक तरीके के ट्रेडिशनल स्टोरेज यूज करते थे, जैसे कि S3 बकेट्स, EC3 बकेट्स ऐसे यूज करते थे क्लाउड में। तो अब हमने इसको क्या किया, CDN के साथ पेयर कर लिया। CDN का मतलब कंटेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म। इसका मतलब अभी आगे आएगा, अगले लेक्चर्स में आएगा। तो हमने इसको CDN के साथ पेयर कर लिया। किसके लिए? परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। CDN हमें क्यों हेल्प करता है? क्योंकि देखो, CDN इज यूज टू स्टोर द कैश्ड कंटेंट क्लोजर टू द यूजर्स। हमें पता है कि कैशे मेमोरी में क्या स्टोर होता है। कैशे मेमोरी में ऐसे डेटा स्टोर होता है जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है यूज़र से। इससे क्या होगा कि हमारा जो रीलोड टाइम है वो कम हो जाएगा एंड लेटेंसी भी कम हो जाएगा। लेटेंसी का मतलब जिस स्पीड से हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी कम हो जाएगा। हमने CDN को इसके साथ पेयर करके हमारा जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव हो गया। नेक्स्ट इज नेटवर्क स्टैक इज प्रोग्रामेबल। इसका मतलब ये है कि पहले के जो नेटवर्क्स थे, पहले जो क्लाउड था उसमें जो नेटवर्क स्टैक बनता था उसमें सब कुछ स्टैटिक ही था। उसमें कुछ हम प्रोग्राम नहीं कर सकते थे, राउटिंग नहीं कर सकते थे, या फिर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते थे डायनामिकली, क्योंकि अगर एक बार सेट हो गया तो उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब जितने भी ये नेटवर्क स्टैक हैं ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड हो गए एंड प्रोग्रामेबल भी हो गए। सॉफ्टवेयर डिफाइंड का मतलब ये है कि हम सॉफ्टवेयर को यूज करके इसको डायनामिकली चेंज कर सकते। इसके लिए टूल्स क्या क्या होंगे? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग हो गया, SDNs हो गए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हो गया। तो IAC का एक एग्जांपल है टेराफॉर्म। इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्या क्या उसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? हम रूटिंग को चेंज कर सकते हैं, लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड ठीक है, ये सब डायनामिकली हो रहा है यहाँ पे प्रोसेस। अब यहाँ पे जो मैंने बताया SDN, तो SDN जो है वो नेटवर्क को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। पहला पार्ट होता है कंट्रोल प्लेन, दूसरा पार्ट होता है डेटा प्लेन। इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, अगर ये MCQ में आ जाता है तो हम कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट इज IoT पास। IoT पास का सिंपली ये मतलब होता है, जैसे कि हमें पता है जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, गूगल, अमेजॉन एंड बहुत सारे ऐसे कंपनीज जो हैं उन्होंने ऑलरेडी क्लाउड पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। तो बिलियंस ऑफ डेटा इसमें क्लाउड को हैंडल करना पड़ रहा है। इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमने इसके साथ IoT को मर्ज कर दिया। ऑटोमेटिकली हैड टू इवॉल्व इन ऑर्डर टू हैंडल द बिलियंस ऑफ रियल टाइम डेटा। देखो, IoT जैसे ही हम इंक्लूड करते हैं ना, तो हमारे पास एक फीचर आ जाता है कि हम रियल टाइम डेटा को इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, IoT को क्लाउड के साथ इंटीग्रेट कर दिया ताकि जो बिलियंस ऑफ डेटा उसके क्विक रिस्पॉन्स दे सके। एंड एक और चीज जो IoT प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर मैनेजिंग डिवाइसेस, डेटा एंड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर द IoT पास। अब IoT पास इतनी इजीली इंटीग्रेट नहीं हो सकता, इसके लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, जैसे कि यूजर वर नॉट रेडी टू मूव देयर डेटा टू द क्लाउड, क्योंकि डेटा प्राइवेसी होती है। मैंने जैसे पहले ही बताया था, जब एज कंप्यूटिंग इंट्रोड्यूस हुआ था वो इसलिए बूम हुआ था क्योंकि यूजर इजीली अपना डेटा सेंड कर सकते थे एज में। वो क्लाउड में सेंड करना उनको अभी भी डाउट था, उनके पास कोई गारंटी नहीं थी कि हमारा डेटा सेफ रहेगा वहां पे, इसलिए तो यहाँ पे उनके पास कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे। देन वी हैव द राउंड ट्रिप टाइम इंक्रीज। IoT पास में क्या होता है, हमारे पास वेरियस डिवाइसेस और सेंसर्स होते हैं। सेंसर्स ने डेटा को मेजर किया, मेजर करने के बाद उसने उसको क्लाउड में भेजा। क्लाउड में भेजने के बाद वो पहले पूरा प्रोसेसिंग करेगा, उसको पहले स्टोर करेगा, देन स्टोर करने के बाद फाइनली वो रिस्पॉन्स भेजेगा। तो हमें तब तक वेट करना पड़ रहा था कि वो डेटा भेजे उस वहाँ पे, वो प्रोसेस हो, वापस आई। इसका टाइम बहुत ज़्यादा रहता था, तो हमारे पास राउंड ट्रिप टाइम ज़्यादा बढ़ गया था और इसके साथ साथ लेटेंसी भी बढ़ गया था। लेटेंसी का मतलब वही ना कि रिस्पॉन्स आने में टाइम लग रहा है। इससे क्या हुआ था, हमें मान लो कुछ रियल टाइम डेटा चाहिए, जैसे टेम्परेचर सेंस कर रहे हैं तो हमें कंटिन्यूसली डेटा चाहिए, उसमें इशूज हो रहे थे। इसीलिए अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने इंट्रोड्यूस किया एज कंप्यूटिंग को। तो जैसे मैंने बताया, एज कंप्यूटिंग में बीच में एक मिडिलवेयर होता है, दैट इज एज। तो डायरेक्टली डेटा को क्लाउड में सेंड करने के बजाय हमने क्या किया, एज में सेंड किया प्रोसेसिंग के लिए। तो उससे हमारा राउंड ट्रिप टाइम कम हो गया और लेटेंसी भी कम हो गया। अब ये था फाइनली रीजन
एज कंप्यूटिंग को इंट्रोड्यूस करने का। नेक्स्ट टॉपिक है क्लाउड फॉर AI/ML। ठीक है, तो क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि क्लाउड हमें बहुत सारा डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी देता है, तो यूजर्स ने क्या किया, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा को स्टोर करना शुरू कर दिया उन्होंने, और वहीं पे प्रोसेसिंग भी करना शुरू कर दिया। एक फेमस एग्जांपल है हमारा गूगल कोलैब। गूगल कोलैब भी एक क्लाउड फीचर है जो कि हमें AI/ML और ऐसे प्रोग्राम्स को रन करने के लिए हेल्प करता है। तो जो क्लाउड है वो इसका पॉपुलर डेस्टिनेशन हो गया, बट इसमें एक ये प्रॉब्लम था कि क्लाउड के लिए हमें हमेशा कनेक्टिविटी चाहिए होती है, इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। मान लो एक एग्जांपल देता हूँ जो नेपटल वालों ने दिया था कि हमारे पास एक टोल गेट है। ठीक है, टोल गेट में जो रेट है वो कैलकुलेट हो रहा है कार के मॉडल से। तो जो ML मॉडल प्रेडिक्ट करेगा कि कौन से कार का मॉडल है, तो हम उसको ऑनलाइन नहीं कर सकते क्योंकि टोल गेट्स जो हैं वो हाईवेज और फ्रीवेज में होते हैं, तो वहाँ पे बहुत कम कनेक्टिविटी होती है, वो रिमोट एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारे पास एज कंप्यूटिंग। जैसे कि मैंने बोला था कि एज कंप्यूटिंग में हमारा जो एज होता है वो सोर्स के बहुत पास होता है ना, तो हम जो है अपना मशीन लर्निंग मॉडल है उसको एज में ट्रेन करेंगे ताकि हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़े। इसमें वही लिखा है कि जो क्लाउड है उसमें ऑलवेज कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ती है to store the data and share the data. But in order to use the data in remote areas more efficiently, we introduce the concept of edge computing. Edge में क्या है कि edge made the cloud decentralized. इसका मतलब कि जो हमारा डेटा है वो डायरेक्टली क्लाउड में नहीं भेजेंगे, हम अपने डेटा को एज में ही कंप्यूट करना शुरू कर देंगे। तो हमारे पास ये सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज हो गया, और राउंड ट्रिप टाइम, लेटेंसी, ये सब बहुत कम हो गया, और इसी के वजह से हम AI/ML को ऑफलाइन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक प्रीसेट ट्रेंड मशीन होगा हमारे पास, और उसमें डेटा इनपुट करेंगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो ये था आपका वीक 1 कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही जल्दी वीक 2 का भी लेक्चर आ जाएगा। तो इस पार्ट में ज़्यादातर थ्योरी है, तो इसको याद करने के बजाय समझ लेना, क्योंकि डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आराम से कर सकते हो आप लोग। एंड या दैट्स इट, थैंक यू।